दोस्तों नमस्कार। होली के इस मौके पर आप सभी को होली की दिली मुबारकबाद। होली की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी होली। और इस मौके पर हम आपके लेकर आए हैं एक कहानी। इस कहानी को लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। और एक कहानी उन अपने आसपास जो पात्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको लेकर उन्होंने सेंट्रल जो जेल है हजारीबाग की उसमें लिखी थी। जो उनकी माटी की मूर्तें संकलन में संकलित है। कहानी का नाम है, शीर्षक है भौजी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि होली के इस रंग में हम भी डूबे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप भी अपनी भाभीयों के साथ इस प्रेम के रंग में जरूर डूबें। तो पेश है कहानी भौजी। मैं जमीन पहले पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी। मैं सहवाला था, पालकी पर भैया थे, मैं था। 4 मुचुंडे कहार हमें धोए जाते थे। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे, ऊपर कारचोबी का काम चमचम कर रहा था। आगे पीछे बाजे बज रहे, ढोल, शहनाई, बांसुरी, ताशे, सिंघे, सबको मिलाकर एक अजीब ढंग का शब्द हो रहा था। बगल में बल्लम लिए और पताके फहराते पायक चल रहे। हमारे बोधक ठाकुर हजाम हम पर चंवर डुला रहे थे। घोड़े तो सवारों को लेकर सर से आगे निकल गए, लेकिन हाथी की घंटे हम सुन रहे थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चकमक कपड़े पहने, सिर पर जरी की टोपी। उनके मस्तक पर चंदन की अजीब छाप थी, आंखों में काजल था। एक रुमाल से वह मसें भीगी हुई हैं जिन पर अपने उन अधरों को ढांपे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं तो मस्त था अपनी इस पहली बारात यात्रा पर, बाजे गाजों पर। हाँ, कभी कभी सोचता भौजी को भैया से पहले तो मैं ही देखूंगा ना। शाम को बारात दरवाजे लगी। अच्छी बारात थी, अच्छा परछावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया की ससुराल का वह खपरेल मकान कोलाहल से, शोर से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतरी हिस्सों में स्त्रियों का एक अच्छा खासा झुंड भैया का चुमावन कर रहा था, यानी उनकी पूजा की जा रही थी। भैया के हाथों में 5 सुपारी रखे गए, रुपए रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। भैया की इस आवभगत पर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जगी ही थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर टठा पड़ी। हंसी की एक तरंग सी उठ गई। सभी स्त्रियां नहीं, युवतियां ठाके मार कर जोर से हंस रही थी। इस हंसी के साथ हमारे कानों में अट्टहासों का एक हुजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्से में सरातियों और बारातियों में गिरलगियां चल रही थी। दोनों पक्ष जबानदराजी से नहीं, अट्टहासों के जोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तनातनी। मक्खन में मानो रेत मिल गई। बारात में मेरे फूफा जी भी आए हुए थे। मेरे फूफा जी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। उस जमाने में उनके सिर पर जुल्फ रखने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़ी सुधराई से बांटे हुए। भैया के ससुराल का गांव संस्कृत के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें तो शक ही नहीं। फूफा जी के इस बाल पर किसी ने भद्दा मजाक कर। फूफा जी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसे बुरा मान लिया। उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। बात बात में बात बढ़ती है। किसी ने गुस्से में कह दिया, बारात लौटा लीजिए। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच रहा। चलो चलो और घेरे घेरों का दौड़ दौड़ा। घोड़े वाले तो घोड़े दौड़ा कर निकल गए, लेकिन हाथी को लोगों ने लठ से घेर लिया। बाराती सराती इस तरह से मिल गए कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से
चक्कर काट रहे थे। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे घसीट ले जाता तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहार हक्के बक्के बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी में ही लाठियों की खटखट सुनता। यह अजीब बारात, पहली ही बारात का यह अजीब अनुभव है। थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांत चित्त व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से शांति। बारात जनवासे में आई। जब सब लोग निश्चिंत हुए, बाबा को कहते सुना, बुरी जगह पोते की शादी थी। भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए। भारतीय परिवार में भोजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जो मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी पुंगी देखता है, उसकी आंखें नई तरफ हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसके शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नाचने को आतुर पहुंचता है। कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरा हो जाता है। खजूरों की झुरमुट में वह मीठे फल और मीठा पानी पाता है। एक आध दिन वहीं रहकर वह आनंद मनाता है, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता है, आगे जहाँ फिर वही अनंत बालू का राश है। भारतीय जीवन में यह जो सूखा सूखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उसका कारण ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। लेकिन आप जिधर जाइए, इधर उधर जिधर नजर दौड़ाइए, उसका राज साम्राज्य पाएंगे। खिंचा खिंचा चेहरा, रसकीन नयन, दुबला पत्ता शरीर, मुरझाया मोटा सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। जिसका खेल कूद में मन लगा, गाने बजाने का शौक हुआ, नाट्य प्रहसन की ओर जिसकी प्रवृत्ति हुई, बस वह लोगों की नजरों से गिर गया। मानता हूँ हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं और दिवाली सजाते हैं, किंतु वे हमारी जिंदगी के पास फेस है। हमारी जिंदगी के साथ मुट्ठी है 12 मासा, मुहर्रम, मनहूसियत, मुर्दनी। अब परिवार को ही लीजिए। पति अपनी पत्नी से बचे बचे फिरने की कोशिश करता है। पत्नी के शर्म या संकोच का तो कहना ही क्या। चुप चोरी से मिलो, होठ होठ से बातें करो और दिखो। हंसी घूंघट या रुमाल से बाहर ना निकले। बेटी बेटे अपने पिता माता के सामने हंसना इठलाना बुरा समझते हैं। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं, तब तो मानो सबके मुंह पर ताला लग गया। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में संकोच करती हैं, तो भाई भी उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी की छाया भी बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती है। जेठानी सास में मर्दों का काम करती है। जो लड़की हंसती खेलती, चुगली करती या तेजी से चलती है, उसकी जिंदगी मुहाल, क्रिया चंचल अति। क्या कवि गिरधर दास नहीं कहे गए? दोस्तों, याद रखना कि ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है। आज समाज बदल चुका है, इसलिए इस बदले हुए समाज की जो कहानी होगी वो फिर कभी मैं सुनाऊंगा, लेकिन उस समय की कहानी यही है। इस तरह के निरानंद और निष्पन्द जीवन में भोजी की स्थिति सचमुच अरब में हरा भरा नखलिस्तान। घर भर में और कहीं जो कुछ हो, जहां भोजी वहां विनोद और व्यंग्य हमेशा मंडराया करते हैं। रंग जहां तरंग पैदा करता है, किशोरी नंदे और नौजवान देवरों का जमघट, हा हा ही लपट झपट उठापटक। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी जहां अपने को रस में शराबोर करने से बाज नहीं आते। भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी। उनके अधरों पर पूरा रस नहीं आया था। उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं। इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा। उनका वर्ण द्रविण आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन।
उन्नत ललाट में उठी हुई पतली पतली काले बालों में घुंघरालापन जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम। वे गिरदापों से भरी यमुना की धारा नाक लाट के नजदीक जाकर जरा चिपक सी गई, किंतु उसका अग्रभाग काफी सुंदर और मोहक था। होंठ कुछ मोटे, किंतु चिबुक का रसीलापन उनके इस किंचित ऐब को ढक देता। और उन होठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे, जब भौजी हंसते ही सचमुच मोती झड़ने लगते। मुझे अपने बचपन में कुछ ऐसा ही मालूम है। थोड़े दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों की भी वह प्रशंसा पात्र बन गई। भौजी उनका सत्कार करती, उनके आदेशों को सिर आंखों पर लेती। भौजी में हुनर भी अच्छे थे। वो बढ़िया सिलाई करती, कसीदा काटती। जब खाना बनाने लगी उनकी तारीफ और बढ़ी। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसने की भी कला होती है कि भौजी ने सिद्ध किया था। भौजी की तारीफें होती, भैया की माँ मेरी चाची तो फूली नहीं समाती। ऐसी सुंदर सुहड़ पतलू पाकर भला कौन सास अपने को कृतकृत्य नहीं समझेगी। भौजी का घर हम देवरों का केले पर। जो ही गांव की पाठशाला से छुट्टी मिली कि हम दौड़े दौड़े भौजी घर में घुसे। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती, जिनमें मुनक्के भी मिले होते। भौजी से गप्पे लड़ती, खेल होते, दिल्लगियां होती, गालियां होती, हाथापाई और धमाचौकी। भौजी अभी किशोरी ही थी। हम कई दिवर मिलकर उन्हें पराजित भी करते। कभी कभी हम मौज में आते तो उस छोटे से घर में ही आंख मिचौने भी खेल। गृहस्थ का घर था, लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियां पड़ी थी। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था। हम उन्हीं की आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सूझी। मैं कोठी पर चढ़कर घर की मोटी धरण पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोज कर आ गई। कोठियों के ओट में संदूक के पीछे और नीचे में नहीं मिला तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। इतने में ही मैं धरण पर से अट्टहास कर वह चौकी चकित हुई। तब तक मैं कोठी पर होते उनकी गर्दन पर था। वो मुझे लिए खाट पर आ गई। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग रही थी। तो साल जो पहली होली आई उसकी बात पूछिए ही मत। वसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में शराब होते। कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भौजी ने ही हमारे गालों में हुड़क्का दे दिया या हमने उनके गालों पर अबीर मल दिया। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी में चहबोज दिया और दोपहर के बाद तो बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया। गांव भर के नंदे और देवर आए थे। सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी ने उसी प्रेम भाव से। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग ये भूल ही गए कि भौजी उसी गांव से आई हैं जिसकी निंदा करते ही सभी बाराती भैया की बारात में लौटे थे। इसके 10 बरस की बात है। मैं अब शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी ही घर जाना होता है। घर भी वो पुराना घर नहीं रह गया है। समूचा शिराजा बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं। आपस में बांट बखरा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं। भौजी भी हमसे अलग हैं। उनके सास मेरी चाची मर चुकी है। अब भौजी अपने घर की मालिक है। उनकी गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। दोनों के चूल्हे नहीं अलग हुए हैं, दिल भी जुदा हो चुके हैं। न वह प्रेम भाव है, न वह शील स्वभाव। सारा घर कलह में फंसा। मर्द तो हर दिन काम धंधे में फंसे रहते हैं, अलग अलग खेत खलिहानों में लगे रहते हैं, किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम से खाना बनाना आदि करती और बाकी समय में हुक्का पी कर लड़ती झगड़ती।
खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की कोई जरूरत नहीं। कलह कलह और कलह, सारा घर जैसे नरक बन गया। घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम शांति हो जाती, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चला करता। हाँ, निद्रा मैं भले ही उसमें कुछ घंटों का जरूर व्यवधान डाल, और इस कलह भोजी का स्थान, इसके बारे में तो पूछिए मत। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है आप स्वयं देख लीजिए। 10 वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे ढकी थी वह अचानक विस्फोट कर उठी। जिस मुंह से कभी फूल झड़ते अब उससे विष बुझे तीर निकलते। भोजी की गालियां अरे कलेजी को भी जैसे आर पार कर जाए। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का है, नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। वह मैं एक दिन धीरज खुद खो बैठा। मैं घर के इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता, फिर मैं भोजी के बच्चे को दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भोजी के बाणों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, उस दिन मैं खाने गया, देखा आंगन में कोहराम मचा है। मैंने धीमे से भोजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नरक तो रहना ही। बस क्या था, भोजी बरस पड़ी और एक पर एक ऐसे तीर ताक ताक कर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रहा। क्रोध में पागल हो बेहोशी में क्या करने जा रहा था ये तब पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़े हुए हैं और भोजी घर की दीवार बंद कर चित्कार कर। ये नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भोजी पर मैंने हाथ छोड़ा था। मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने पर ताने दिए, जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा, फिर भाग कर घर में बंद हो गई और जोर से चिल्ला पड़ी जैसे मैंने उन्हें पीटा। हल्ला सुनकर भैया दौड़े हुए आए थे और अब मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश में थे। निसंदेह मैं अपने इस गुस्से पर शर्मिंदा था कि भोजी ने अपना बचाव न किया होता, वक्त पर भैया नहीं आ गए होते, मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया। पर इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता ये कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक लिया। जो ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। अलग मकान बनवाया और उसी में चला गया। लेकिन थोड़े दिनों में मैंने देखा भोजी साधारण जब तक वो वहां आकर घर में दिल का बुखार उतार जाता, गांव ही छोड़ देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा ख्याल मेरे मन में आता, और शायद वही करता अगर एक और बात नहीं होती। और खास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियां लिख रहा हूँ। नहीं तो अपने स्वर्गीय भोजी की जगहसाई के लिए अपनी कलम उठाने से पहले इसे तोड़ देना मैं पसंद करता। हमारे दोस्त हैं एक संपादक, कट्टर राष्ट्रीयतावादी, और हम हैं समाज में। तथा ऐसे मौके आते ही रहते हैं कि हमसे नाराज होकर अपने पत्र के कालमों को हमें खरी खोटी सुनाने में सर्फ करते हैं। उनकी निर्मम आलोचनाएं हम तिलमिला उठते हैं। क्योंकि देखा है कि जो ही सरकार ने हम पर प्रहार किया या किसी दकियानुसी अखबार ने हमारी निंदा की, बस उनकी आलोचनाओं की बैठकी उस ओर, मानो उनकी दलील हो ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दें या पुचकारें, भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आंख उठाने। आंख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ किसी जोश खरोश से वह टूटते हैं उनकी। और ये कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख दुख में वो इस तरह हमारे शरीक होते हैं कि ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वो हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भोजी की भी यही हालत है। वो हमें गालियां देती, हमसे झगड़े करती, हमारी जिंदगी हराम किए रहती। किंतु मान लीजिए वह बकझक कर रही हो कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में दबक पड़ी और हमें खरी खोटी वह सुनाने लगी, फिर क्या? भोजी झट उस पर उलट पड़ी। किसने तुम्हें कहा मेरे पीछे पड़ने? वे बुरे हैं और तुम हट मेरे सामने से। सूट हंसे छलनी, इसमें सहस्त्र छेद। मैं तुम्हें नहीं जानती, गायन कहीं की।
किंतु मुझ पर तुम्हारा डायन पर नहीं चलेगा। मैं निकाल लूंगी आंख, खींच लूंगी जीभ, ओझा बुला के नंगी नचवा दूंगी। मेरे नैहर में है एक ओझा कि देखते ही डायने कपड़े खोल देती। हाँ, वे बुरे हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं समझ लूंगी उनसे। मैं दबैल हूँ जो किसी की मदद खोजूं, निकल यहाँ से। यूं ही क्या क्या न बकने लगे। वो बेचारी खोचक चुप प्रभु चक्कर हुई, नहीं तो हमसे झगड़ा छूट कर उसी से जाएगा। और इन जवान के झगड़ों में कौन उनसे पाए। फिर ज्यों ही कोई व्रत त्योहार आया कि पूरी ग्राम संधि हो गई। यो तो भोजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वह हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दिखाई पड़ती। 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आव, दांतों में चमक, छाती पर उभार, चाल में मस्ताना पाए। किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज कर रखने से वो कभी न चूकते। होली में जैसे पागल हो अपने अधवयस चिंता से जर्जर देवरों को खोज खोज के बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नानात के बाद उन पर अबीर और अबरक। ऐसी एक भी होली की मुझे याद नहीं जब भोजी के हाथ से मिट्टी पानी, अबीर अबरक पाने और माल पुए गुलगुले खाने का मौका मुझे न मिला। भोजी का बेटा सयाना हो चला था, मिल्की भी काफी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा, भोजी अब इन बच्चों को होली खेलने हम आप देखा। भोजी बोली, वाह बुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया। बच्चे अपनी होली खेले, हम अपनी खेलते हैं, उनके अपने दिल हमारे अपने दिल। भोजी का रोवा रोवा हंसा और बच्चों से उनका कितना स्नेह रहता था। उन झगड़े झमेलों के बीच भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उल्टन और तेल लगा जाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर खिलाती हंसाती। एक बार देखा, मेरे बच्चे को गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही और जो ही बच्चा रो उठता है झट अपना स्तन उसके मुंह में रख देता। एक दिन इसी तरह का उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था। मेरे बड़े बच्चे के रोने की आवाज आई। झगड़ा छोड़ या कहती उठौड़ी, किसने मेरे बच्चे को मारा। बात से झपटती उसी ओर गई। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, उसे बिढ़नी में डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई, किरासन तेल ले आई, गेंदे की पत्तियां ले आई और जहां डंक था वहां लगा दिया। यही देहाती दवा थी। बच्चा थर थर कांप रहा था, डंक ज्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो आया। जब तक बुखार रहा, भोजी अपना और मेरा घर आंगन एक किए। एक जून तो उनके घर में चूल्हा नहीं जल सका। भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी की ओर लक्ष्य कर कहा, झगड़ा हो तो ऐसा, मेरा खाना बंद हो गया, भैया का भोजन मेरे ही घर पर। तब तो आज भोजन नहीं है। मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों की धर्म की माँ समझती और उन दोनों के शादी में उसने क्या क्या न किया। भोजी थी तो कलह था, उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया। मैं जब जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता हूँ, इच्छा होती है कि उसके चरण छू लूं। उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी हैं और जब जब भोजी की याद आती है, दोनों हाथ मिलकर मेरे सिर से जा लगते हैं, प्रणाम हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी भी कोई ऐसी ही भोजी होंगी, ऐसी भाभी होंगी जिनसे आपकी भी शिकायतें होंगी या उनकी द्वारा कुछ कड़वी बातें भी आपको सुनने को मिली होंगी। मेरी तरफ से आप भी थोड़ा अबीर गुलाल उनको लगा दीजिएगा और इस कहानी को अगर अच्छा लगी तो दोस्तों के साथ साझा करिएगा। और एक ध्यान रखिएगा कि होली रंगों का त्योहार है। शकों को छोड़ करके प्रेम से एक दूसरे के साथ गले मिले और इस प्रेम को जितना भी संभव हो सके बचाए।